नमस्कार। तो चलिए आज सीधा उस विषय में गोता लगाते हैं जो इतिहास और रहस्य से भरा है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के एक बेहद रहस्यमयी और प्रतिष्ठित रत्न की, धन्वंतरी। अब जरा सोचिए, आयुर्वेद जो आज एक पूरा का पूरा विज्ञान है, इसे विज्ञान बनाया किसने? क्या ये किसी देवता का काम था या किसी जमीनी वैद्य का, या फिर शायद दोनों का? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है ना दिलचस्प? इस चर्चा को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले उनके पौराणिक उद्गम को समझेंगे, फिर गुप्त काल के ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालेंगे। उसके बाद मुख्य आयुर्वेदिक शिक्षाओं, व्यवहारिक चिकित्सा और फिर पारंपरिक कथाओं की ठोस तथ्यों से तुलना करेंगे। और आखिर में देखेंगे उनकी आज तक मौजूद विरासत को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पौराणिक उद्गम और समुद्र मंथन की कहानी। अगर हम पारंपरिक कथाओं और पुराणों की माने तो धन्वंतरी का जन्म क्षीर सागर के उस भव्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। उस नज़ारे की कल्पना कीजिए, देव और दानव मिलकर महासागर को मथ रहे हैं और तभी एक बेहद तेजस्वी आकृति प्रकट होती है। उनके हाथों में क्या है? अमृता का अमृत और कई तरह की औषधियां। देखिए, यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि यह एक पारंपरिक उद्गम कथा है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं, और इसी दैवीय शुरुआत की वजह से उन्हें आयुर्वेद का देव कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोक कथाओं ने इस दैवीय रूप को एक बहुत ही मानवीय और जमीनी आकार दे दिया। हुआ ये कि एक देवता की छवि धीरे धीरे एक ऐसे दयालु वैद्य में बदल गई जो गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करता था। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे एक पौराणिक प्रतीक लोक कथाओं के जरिए एक व्यवहारिक और पूजनीय गुरु बन गया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, गुप्त काल का ऐतिहासिक संदर्भ। अब अगर हम पौराणिक कथाओं से निकलकर ऐतिहासिक वास्तविकता पर आएं, तो ये बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि 4वीं से 6वीं शताब्दी का गुप्त काल साहित्य, कला और विज्ञान का गोल्डन पीरियड था। इसी शानदार माहौल में धन्वंतरी का नाम नवरत्न में शामिल हुआ, यानी शाही दरबार के उन 9 असाधारण विद्वानों में से एक। और इसी काल ने धन्वंतरी के नाम को स्वास्थ्य का एक सर्वोच्च सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। हालांकि जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों या सबूतों की बात करते हैं तो हमें थोड़ा निष्पक्ष होना पड़ेगा। देखिए, भले ही धन्वंतरी का नाम चरक और सुश्रुत जैसी महान आयुर्वेदिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा है, लेकिन सच ये है कि उनके द्वारा लिखा गया कोई प्रत्यक्ष अकेला प्राचीन ग्रंथ मिलना ऐतिहासिक रूप से बहुत दुर्लभ है। ये सारे जुड़ाव हमें मुख्य रूप से पारंपरिक व्याख्याओं और गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ही देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मुख्य आयुर्वेदिक शिक्षाएं यानी संतुलन का विज्ञान। इस परंपरा के जो मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत है ना, वो वाकई एक बहुत ही एडवांस्ड वैज्ञानिक ढांचा पेश करते हैं। जैसे त्रिदोष का सिद्धांत, इसका सीधा सा मतलब है शरीर के 3 मुख्य तत्वों वात, पित्त और कफ के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना। बीमारी पहचानने के लिए नाड़ी परीक्षण जैसी बेहद बारीक तकनीकें इस्तेमाल की गईं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इनका रोकथाम प्रथम दृष्टिकोण, मतलब बीमारी होने ही मत दो, सही खानपान और दिनचर्या से बचाव पर पूरा जोर। साथ ही जड़ी बूटियों, खनिजों और पशु उत्पादों का एक पूरा वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं भाग 4, व्यावहारिक चिकित्सा और तकनीकें, यानी सिद्धांत से लेकर असल थेरेपी तक का सफर। थ्योरी समझने के बाद आइए देखते हैं कि जमीन पर ये प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था काम कैसे करती थी। इसकी शुरुआत होती थी बिल्कुल सही जड़ी बूटियों को सावधानी से चुनने के साथ। फिर उन्हें सुखाया जाता, पीसा जाता या उनका काढ़ा बनाया जाता, और तब जाकर रोगी का इलाज होता था। एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य बताऊं, इस परंपरा को विष निवारण यानी जहर के एंटीडोट्स बनाने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर जाना जाता था। है ना गजब की बात? और इन व्यावहारिक तकनीकों का असर बहुत दूर तक हुआ। धन्वंतरी से सीधे तौर पर जुड़ी जो सुश्रुत परंपरा थी, उसने उस जमाने में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कमाल किए जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस ज्ञान ने चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी, जिससे जटिल चोटों और गंभीर बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पाया। तो अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, पारंपरिक दावों और मापे गए प्रभाव की तुलना। चलिए तथ्यों को लोक कथाओं से अलग करके देखते हैं।
अब इस जानकारी में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हम पुरानी पौराणिक कथाओं और आज की संस्थागत सच्चाइयों को बिल्कुल आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ है पारंपरिक दावे कि वो आयुर्वेद के संस्थापक थे, अमृत लाए थे और एक दिव्य गुरु थे, और दूसरी तरफ है वो ठोस प्रभाव जिसे आज हम माप सकते हैं, जैसे पूरे देश में आज भी होने वाले मंदिर के अनुष्ठान, आधुनिक आयुष कॉलेजों का सिलेबस और आज के समय के क्लिनिकों में मौजूद उनकी विरासत। आपको बता दें कि इस विषय पर विद्वानों में आज भी लगातार बहस चलती रहती है। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रतीक हैं, एक आर्केटाइप जो बस स्वास्थ्य विज्ञान को दर्शाते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि नहीं, वो एक असल ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्हें बाद में भगवान बना दिया गया। या हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम मिथकों और मापने योग्य ऐतिहासिक डेटा को बिल्कुल अलग-अलग रखें ताकि इतिहास को निष्पक्ष रूप से समझा जा सके। और आखिर में हमारा छठा भाग, स्थायी आधुनिक विरासत, एक किंवदंती का जीवनकाल। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें एक बहुत विशाल सांस्कृतिक निरंतरता देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं कि हर साल धनतेरस पर लाखों लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करते हैं। ये सीधा सीधा धन्वंतरी की विरासत का ही सम्मान है। जरा सोचिए, एक प्राचीन प्रतीक आज भी हमारे आधुनिक क्लिनिकों, कैलेंडरों और हमारे दिलों में कितना गहरा भरोसा जगाता है। ये विचार एक बहुत ही काव्यात्मक सच्चाई को सामने लाता है कि मिथकों में धन्वंतरी की कभी मृत्यु नहीं होती। उनका अस्तित्व आयुर्वेद के जीवित विज्ञान में स्थानांतरित हो जाता है। भले ही उनका भौतिक या पौराणिक रूप अतीत का हिस्सा बन गया हो, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी हमारी आधुनिक मेडिकल लैब्स, आयुष संस्थानों और रोजमर्रा की जिंदगी में अमर हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवित विज्ञान है। चलिए इस पूरी मिथक से यथार्थ तक की यात्रा को समेटते हैं। ये टाइमलाइन सब कुछ स्पष्ट कर देती है। ब्रह्मांडीय युग के समुद्र मंथन की कथा से लेकर चौथी छठी शताब्दी में गुप्त नवरत्न के रूप में सम्मान पाना, फिर प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथों से जुड़ना और अंततः आज के समय में पब्लिक हेल्थ पर एक मजबूत संस्थागत असर डालना। तो इस विश्लेषण को हम इस विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर सदियों पुरानी एक किंवदंती, एक मिथ आज के इतने बड़े चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य संस्थानों की नींव रख सकता है, तो ऐसी और कितनी प्राचीन किंवदंतियां होंगी जो आज भी खामोशी से हमारे जीवन और विज्ञान का मार्गदर्शन कर रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।